नमस्कार दोस्तों, आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस श्रृंखला में हम सब सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे दोस्तों, वह पेपर आपका यूथ कंपटीशन टाइम के बुक से लिया गया है आज। और जिस सेट को हम सब कवर करेंगे वह पेपर आपका है 6 फरवरी 2023 का पेपर, जिसमें हम सब CDP को कवर कर चुके हैं। आज हम सब EVS को कवर करेंगे। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। आपका जो 2022-23 में सीटेट हुआ था दोस्तों, वह आपका एग्ज़ाम चला था 28 दिसंबर 2022 से लेके 6 फरवरी 2023 तक आपका एग्ज़ाम हुआ था। टोटल अगर हम सब सेटों की बात किया जाए तो टोटल इसमें 22 सेट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। आपको इस चैनल पे सभी 22 के 22 सेट को कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम सब सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम का चैनल दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, वह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश से मिलकर बना है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है वह विकल्प जिसमें एक राज्य दिया गया हो और एक केंद्रशासित प्रदेश दिया गया हो। आपके पास जो ऑप्शन है, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, असम और उड़ीसा, उत्तराखंड और मेघालय, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, एक के छोड़कर बाकी सभी में सब राज्य ही है, लेकिन मणिपुर और जम्मू कश्मीर जो आपका है, जम्मू कश्मीर आपका हो गया केंद्रशासित प्रदेश और मणिपुर हो गया आपका राज्य। जैसे कि आप सबको पता होगा, जल्द ही जम्मू कश्मीर में अलग किया गया था, जिसमें एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और एक जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगर वर्तमान में हम सब बात करें तो वर्तमान में दोस्तों टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जल्द ही दोस्तों आपका जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, इसका भी विलय किया गया था। जो इसका बिल आया था, दादरा नगर हवेली और दमन दीव विधेयक 2019 में पेश किया गया था। इसको दोनों को मिलाकर एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके पहले ये दोनों अलग अलग थे, दादरा नगर हवेली और केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 2019 में बिल लाकर इसको दोनों को मर्ज कर दिया गया। इसको दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसीलिए टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत के 3 समुद्र तटीय राज्य बताइए। आपको इसमें से नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है वह कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। ऑप्शन है पहला तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, कर्नाटक और त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश। इसमें दोस्तों यह पेपर जो आपका 6 फरवरी का पेपर हुआ था, इस क्वेश्चन में सबको एक समान नंबर दिया गया था, क्योंकि जो इसमें ऑप्शन दिया गया है इसमें पूछ रहा है तीनों राज्य समुद्र से लगे हुए हैं, लेकिन तेलंगाना आपका समुद्र से नहीं लगा हुआ है, झारखंड आपका समुद्र से नहीं लगा हुआ है, असम आपका समुद्र से नहीं लगा हुआ है और त्रिपुरा आपका समुद्र से नहीं लगा हुआ है। इसलिए इसमें सबको समान नंबर दिया गया था। अगर हम सब समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की बात करें तो इसमें टोटल 9 राज्य आते हैं, जिसमें आपका पहला हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यह आपके समुद्र से लगे हुए हैं, बाकी आपके समुद्र से लगे हुए राज्य नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। आपको मध्य प्रदेश के जो निकटवर्ती राज्य हैं 3, उसको आपको बताना है। कुछ ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। पहला है गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, फिर दूसरा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। इसमें आपको बताना है कौन से वह राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं या फिर मध्य प्रदेश के सीमा से लगे हुए हैं। जो अगला ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और झारखंड, उड़ीसा। इसमें जो कि आपका सही ऑप्शन था दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। जो महाराष्ट्र से लगे हुए राज्यों की अगर हम सब बात करें तो इसमें आपका गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, छत्तीसगढ़ आता है। अगर टोटल बात किया जाए तो टोटल जो मध्य प्रदेश से, अगर टोटल मध्य प्रदेश से बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं या फिर मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं या फिर लगे हुए हैं, तो फिर उसमें आएगा। इसमें टोटल 5 पड़ोसी राज्य हैं इसके, जिसमें पहला हो गया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात,
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यह राज्य जो है मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं। मध्य प्रदेश की गठन का बात किया जाए तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और इसकी राजधानी दोस्तों भोपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 पर चली और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस ट्रेन ने टोटल दोस्तों 2119 किलोमीटर की दूरी तय की तो ट्रेन की औसत चाल आपको बताना है। ऑप्शन है पहला 51 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 53 प्रति किलोमीटर घंटा, या फिर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक तो हो जाता है आपका 29 नवंबर के कितने बजे निकला है? 8:30 पे। तो अगर हम इसमें देखें तो दोस्तों, अगर इसमें 3 घंटे और मिल जाएं, 8 4 12, अगर इसमें 3 घंटे 30 मिनट और मिल जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कितना डेट भी बदल जाएगा, डेट हो जाएगा 30 नवंबर। 30 नवंबर के बाद फिर एक आ जाता है, मतलब इसमें अगर हम सब देखो तो 3 घंटा हो गया आपका 29 में, फिर आगे उसमें आ गया आपका, फिर आता है दोस्तों 30 नवंबर। 30 नवंबर को पूरा आपका 24 हो जाएगा, 12 से 12, फिर आप इसमें 24 इंक्लूड कर दीजिए। फिर आता है आपका दोस्तों 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को यहाँ पे आप अगर नोट करेंगे तो यहाँ पे 13 बजे पूछ रहा है, तो 12 बज के आपको हो गया 12 घंटा। फिर उसके बाद 1 घंटा और एक्स्ट्रा है तो 13, आप इसमें 13 भी जोड़ दीजिए। ये सब जोड़ने के बाद दोस्तों आप वही सूत्र लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। जितना चाल दिया गया है दोस्तों इसमें इससे भाग दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। और इसमें जो कि राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है दोस्तों, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि आपका घर यक्ष और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपका घर जो है यक्ष पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा यक्ष और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। फिर ठीक के उत्तर दिशा में आगे क्या लिखा है दोस्तों, देखते हैं। फिर है दोस्तों, कह रहे हैं कि 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर आप अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर पूछा है। किसके सापेक्ष पूछा है दोस्तों? आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर पूछा है। ऑप्शन है 480 मीटर ठीक उत्तर, 280 मीटर उत्तर पश्चिम, 80 मीटर ठीक उत्तर, या फिर 80 मीटर ठीक दक्षिण। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पूछा गया है, अब इसमें कह रहे थे दोस्तों कि आपका घर यक्ष पे है और जो रोड है दोस्तों वो वाई पर स्थित है। मान लीजिए वो वाई है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अतः आप अपने विद्यालय पहुँचने से पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। किस दिशा में दोस्तों? ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। यह आपका मेन पॉइंट है। अब यहाँ से आप पश्चिम दिशा में कितना जाएंगे दोस्तों? 200 मीटर। मान लीजिए आप यहाँ पे 200 मीटर पश्चिम दिशा में गए। फिर उसके बाद कह रहे हैं फिर ठीक उत्तर दिशा में कितना दोस्तों? उत्तर दिशा में जाते हैं। अब कितना जाते हैं उसको हम देखते हैं। 80 मीटर। कितना दोस्तों? 80 मीटर जाते हैं। 1 मिनट दोस्तों, अरे यहाँ पे हम देख लेते हैं। करें कि आप 200 मीटर गए, फिर आप 80 मीटर गए। कह रहे हैं 80 मीटर जाके आप सुरंग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर जाते हैं। कितना दोस्तों? फिर ठीक 200 मीटर जाते हैं, अपने विद्यालय पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप थे, आपका घर था और यहाँ पे आपका विद्यालय हो गया। कह रहे हैं कि आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है, किस दिशा में है उसको बताना है। यह आपका विद्यालय हो गया, यह आपके घर हो गया। अब विद्यालय के सापेक्ष घर को बताना है। अब देखिए दोस्तों, यह विद्यालय हो गया, घर किस दिशा में हो? घर आपका दक्षिण दिशा में है। कितना दोस्तों? 80 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 80 मीटर चल के आप सुरंग पार किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं? ऑप्शन है पहला झारखंड, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़। अब झूम खेती की अगर हम सब बात करें तो झूम खेती में ही होता है दोस्तों, जो
बंजर ज़मीन होती है, जो पथरीली ज़मीन होती है, जो ऊपर पहाड़ों पे ज़मीन होती है, वहाँ पे पेड़ को काट कर उसे जला देते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। फिर खेती करने के बाद फिर वहाँ से हट के दूसरे स्थान पे जाते हैं, फिर यहाँ पे काफ़ी दिन तक वैसे रहता है। जब पेड़ उगाते हैं फिर इसको जलाकर अपना खेती करते हैं। झूम खेती का मतलब होता है दोस्तों अस्थायी खेती, एक बार यहाँ फिर वहाँ, इस तरीके की खेती दोस्तों आपके अगर हम सब देखा जाए तो मिज़ोरम में पाया जाता है। कहाँ पे? मिज़ोरम राज्य में झूम खेती पाया जाता है। अगर इसकी और भी राज्यों में बात किया जाए तो दोस्तों इसको मिज़ोरम तो आपको का हो गई है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ पर भी झूम खेती देखने को मिलती है। चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, मतलब जो देखने में श्रेष्ठ होते हैं, जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। ऑप्शन है पहला कबूतर तोता, या फिर कौवा कोयल, गिद्ध फाख्ता, चील और बाज। आपको वह उसको बताना है जो हम आदमी से देखने में 4 गुना तेज होते हैं। और इसमें अगर हम सब राइट आंसर की बात करें तो जो आपका चील बाज होता है दोस्तों वह काफ़ी ऊपर रहते हैं दोस्तों, तब भी वस्तुओं को बहुत स्पष्टता से देख लेते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। ऑप्शन है आपके पास हैजा मियादी बुखार, हैजा मलेरिया, या फिर मियादी बुखार और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। आपको उस विकल्प को बताना है जो मच्छर से फैलते हैं, जो रोग मच्छर से फैलते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है दोस्तों। डेंगू और जो चिकनगुनिया है वो आपका मच्छर से फैलता है। अगर हम सब दोस्तों मच्छर से और फैलने वाले रोगों की बात करें, इसमें आपका आ जाता है जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, पीला बुखार, जीका वायरस, लचका, पाइलेरिया, जापानी इन्फ्लुएंजा, ये सब आपके मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिए गए पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है दोस्तों? 960 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों की मापी गई दूरी कितना है दोस्तों? 39.8 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी निकटतम क्या होगी दोस्तों? सिंपल सा है दोस्तों, अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 960 है तो 39.8 पूछा है, तो आप इसका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका वास्तविक दूरी है। लेकिन जो आपका ऑप्शन दिया गया 36 किलोमीटर, 37 किलोमीटर, 38 किलोमीटर और 39 किलोमीटर, अगर इसका हम सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38,208। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये जो आपका आया है ये मीटर है, क्योंकि यह मीटर से हम सब गुणा किए थे, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? यहाँ पे पूछा है किलोमीटर, तो इसलिए इस पे इसको आप ध्यान देना है। तो 38 जो है इसमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो 38 किलोमीटर है यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि आप जो मीटर था उसे कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो फिर 38 है तो 38 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घर की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य कौन सा है दोस्तों? यह एक राज्य की विशेषता बताई गई है। यह राज्य आपको बताना है इस प्रकार से घर किस राज्य में पाए जाते हैं। पहले हम सब ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन है पहला है हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के घर की अगर हम सब बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं जहाँ पे छतें ढालू होती हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है तो छतें समतल नहीं होती, और यहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं और पत्थर के भी घर बनाए जाते हैं। यह सारी विशेषताएं जो है आपके हिमाचल प्रदेश में जो घर पाए जाते हैं उसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं दोस्तों। BRO द्वारा निर्मित अटल सुरंग भी आपके कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में भी है, इसको आप नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। करें कि डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं,
वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील किस शहर में स्थित है? वह शहर है, ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, हैदराबाद या फिर श्रीनगर। अब देखिए दोस्तों, डल झील जो आपके हैं कहाँ पे है? वह आपका श्रीनगर में पाई जाती है। यहाँ पे लोग जो है शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। एक शिकारा है, शिकारा नाव की तरह होती है दोस्तों, नाव ही है, उस पर बैठकर लोग बैठकर उसमें चप्पू को चलाते हैं, या फिर जो हाउस बोट है दोस्तों, उससे पर्यटन जाकर उसका आनंद लेते हैं। अगर इसमें श्रीनगर की हम सब बात किया जाए, अभी जल्द ही दोस्तों जो आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में वे हमें ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, या फिर सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध से, या फिर अगला ऑप्शन है पैर के तलुओं की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताना है मच्छर हमको कैसे ढूंढ लेते हैं। अभी हम अंधेरे में सोते रहें तब भी मच्छर हमको ढूंढ लेंगे और हमारे पास आके बैठ जाएंगे या फिर काटने लगेंगे। यह जो हमको ढूंढते हैं दोस्तों, वह इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, पैर के तलुओं की गंध द्वारा और हमारे शरीर के गर्मी द्वारा हमको ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे पहेली दी गई है दोस्तों, करें पहेली को हल कीजिए। जो पहेली है, कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाते, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले शीशी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। जैसे कि दोस्तों इसको पढ़ने के बाद ही आप समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऑप्शन देख लेते हैं। हल्दी, लौंग, इलायची, लाल मिर्च। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रेड चिल्ली, लाल मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे नीचे कुछ जो एक क्वेश्चन है दोस्तों, कथन का क्वेश्चन है, इसको आप विचार करके आंसर देना है। कह रहे राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष। दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब खेजड़ी वृक्ष जो दोस्तों आपको बताना है, पहला ऑप्शन जो है इसमें कह रहे हैं कि इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है यह वृक्ष बहुत उपयोगी है और इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। जो अगला है दोस्तों, जो सी है, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता। या फिर अगला है, यह छायादार वृक्ष नहीं है, इसे क्षेत्र के जानवरों इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। अब देखिए जो ऑप्शन है आपके पास है ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई, या फिर ए बी और ई। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए बी और ए। क्योंकि दोस्तों यह कह रहे हैं कि यह छायादार वृक्ष नहीं है, नहीं यह छायादार वृक्ष है। जो खिजड़ी आपका है ये छायादार वृक्ष है। जो इसमें कह रहे हैं इसकी लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, बहुत साल तक ये इसकी लकड़ी ऐसी ही पड़ी रहती है। कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, ये भी आपका सही आंसर था। और जो इसमें पहला ऑप्शन था दोस्तों, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह रेगिस्तान में पाया जा रहा है तो वहाँ पे अधिक जल नहीं होता, तो इसलिए इस वृक्ष को अधिक जल की उपयोगिता नहीं होती है। अगला है दोस्तों, यह वृक्ष बहुत ही उपयोगी होते हैं। सही है बात दोस्तों, इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है और इसके जो फलियाँ होती हैं इसको सब्जी भी बनाई जाती हैं। इसीलिए दोस्तों डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, करेंगे निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्र मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन है गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या झारखंड। आपको उस ऑप्शन को बताना है जहाँ पे नारियल के तेल में दोस्तों मछली को खाना पसंद करते हैं। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, गोवा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विषय में परासंगत होगा या फिर होगी। अगला है, शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ से ही
बता दिए हैं, या फिर विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, या फिर अगला है विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य देती है। अब यहाँ से दोस्तों आपका शिक्षण शुरू हो गया। अभी तक हम सब विषय वस्तु को कवर किए। अब विषय वस्तु को क्वेश्चन को आप देख के आप समझ सकते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम यहाँ से शिक्षण को शुरू करते हैं। जो शिक्षण में पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्योंकि दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि परिवार अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा। आप बालक को परिवार अध्ययन की शिक्षा दे रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होगा विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है। क्योंकि जब वो प्रयोग करके कोई चीज़ है प्रैक्टिकल करके सीखेगा तो वह जल्दी सीखेगा। लेकिन और जो ऑप्शन है वह ऑप्शन सही नहीं है। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। पहला ऑप्शन है क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है, या फिर अगला है क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है, क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है, या फिर अगला ऑप्शन है क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझ कर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। क्योंकि जो बालक है खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझ पाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, भाई बालक को आप टुकड़ों में बताएं, कोई चीज़ एक भाग यहाँ पे पढ़ा दें, एक भाग वहाँ पे पढ़ा दें, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब सीक्वेंस वाइज जो संपूर्णता में रहेगा तो बालक अच्छे से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। ऑप्शन है दत्त कार्य, जांच सूची, अवलोकन, लिखित प्रश्न। इसमें जो आपको बताना है रेटिंग स्केल में जो प्रयोग होता है वह है अवलोकन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर हम सब दोस्तों रेटिंग स्केल के कुछ लाभ के बारे में बात करें तो इसमें आता है इसका निर्माण, विकास तथा प्रशासन सरल होता है। अगला है इसकी सहायता से निर्णायक को निर्णय देना सरल होता है। जो निर्णायक होता है दोस्तों, इसकी सहायता से वो निर्णय आसानी से और सटीक दे पाता है। और अगला है कई बार निर्णायक को भी इसलिए लाभ होता है क्योंकि सील गुण के संबंध में उन्हें जानने का अवसर मिलता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। इसमें देखिए नहीं पूछा है, बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज यही हो जाते हैं कि बस रचनात्मक आकलन है या फिर साधन है, तो फिर पहला ऑप्शन पढ़ेंगे जो मेल लिखाएगा वही लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें क्वेश्चन को आप सही से पढ़ने का प्रयास करिए। इसमें नहीं पूछा, जो इसमें गलत होगा वही आंसर होगा। पहला है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, रेटिंग। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि जो व्याख्यानात्मक अभिलेख है यह भी सही है, पोर्टफोलियो है दोस्तों ये भी बालक के लिए सही है, क्रम निर्धारण रेटिंग ये भी बालक के साधन के लिए सही है। और जो पहला है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, अब बालक को लास्ट में अगर आप वार्षिक लास्ट में परीक्षा लेंगे तो यह जो है नहीं आकलन का साधन नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ाना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। यह कौशल है, कह रहे हैं आप बालक को पर्यावरण की क्लास में मानचित्र पढ़ा रहे हैं, यह एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल कौन सा है। ऑप्शन है पहला, कह रहे हैं कि ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, या फिर अगला है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। अगर आप किसी बालक को मैप पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा उसका कौशल विकसित होगा वह है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल, क्योंकि मानचित्र में समझ पाएगा कौन सा स्थान कितनी दूरी पे है, किस दिशा में है, यह सब वो समझ पाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगर मानचित्र घटक की बात करें दोस्तों, मानचित्र में हमको दूरी, दिशा, प्रतीक यही सब इसके घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। एक शिक्षक है दोस्तों, वह प्रयोग क्या कर रहा है,
क्या डूबा और क्या तैरा, पानी में से संबंधित प्रयोग करा है, पानी में प्रयोग करा है दोस्तों, क्या डूबता है और क्या तैरता है। तो इसमें जो बालक हैं दोस्तों, विद्यार्थियों में कौन सा कौशल का विकास होगा, अवलोकन का होगा, पहचानना का होगा, पानी के प्रति संवेदना का होगा, या फिर समझ का होगा। इसमें जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों अवलोकन का होगा, क्योंकि अवलोकन कर रहे हैं। डालें कोई वस्तु डालें, पहले वो डूबी कि नहीं डूबी, उसे नहीं डूबी तो अवलोकन करेंगे, हाँ यह वस्तु नहीं डूबी, दूसरी तैरी, तो फिर यह दोस्तों अवलोकन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। ऑप्शन है जो प्रक्रिया कौशल नहीं है दोस्तों, उसको आपको बताना है अवलोकन, निष्कर्ष निकालना, निर्धारित करना, या फिर पूर्वानुमान करना। इसमें जो कि आपका राइट आंसर है दोस्तों, जो एक प्रक्रिया कौशल नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहे हैं कि ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। ऑप्शन है वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, किसी भी समयावधि का, या फिर प्राकृतिक से केवल शिक्षक अभिमुख, या फिर अगला है केवल पाठ्य पुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित। इसमें जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, वह होना चाहिए दोस्तों वास्तविक जीवन पर आधारित, विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। उस जो अभी बालक को आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे तो बालक जल्दी सीखेगा। और आप ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं जो बच्चा कभी सुना ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो फिर वो कैसे पढ़ेगा, नहीं उसका इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। लेकिन अभी आप कोई ऐसा चीज़ पढ़ें, जैसे अभी आप एक जानवर ले लें, या फिर आप कुत्ते के बारे में बताएंगे, बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। कंगारू के बारे में तो फिर जाहिर सी बात है, बच्चा कुत्ता हर समय देखा है, अपने आस पड़ोस हर जगह देखा है। तो अभी आप कुत्ते के बारे में चर्चा करेंगे, बालक तुरंत समझ जाएगा, हाँ कुत्ता होता है, इसके 4 पैर होते हैं, तो उसके सारी विशेषताएं वो अपने दिमाग में फिट कर लेगा। लेकिन वो कंगारू कभी देखा ही नहीं है, तो फिर कंगारू के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो वह नहीं समझ पाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे क्रियाकलाप आधारित अधिगम को बताना है दोस्तों, कुछ चरण दिए गए हैं, उसका सही क्रम क्या है। जो पहला है क्रियाकलाप का संचालन, दोहराना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार करना। जो अब इसको आपको सभी को सही क्रम बनाना है दोस्तों। ऑप्शन है पहला ABCD, बी है CADB, या फिर सी है CABD, अगला है DCAB। अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, फिर क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, फिर आप प्रक्रम पर विचार करेंगे, फिर आपका होगा बी दोहराना। तो जब आप सारी चीज़ कर लें फिर आप उसका रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं पहले आप रिवीजन ही कर लें। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि ईवीएस पाठचर्या का आधार वाक्य है, उसको आपको बताना है रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, या फिर व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। जो इसका आधार वाक्य है दोस्तों वह है व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत, यह इसका आधार वाक्य है ईवीएस पाठचर्या का। सॉरी दोस्तों, व्यवहारवाद नहीं, इसका होगा सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजन प्रक्रम लाभकारी है, क्यों लाभकारी है उसको आपको बताना है। यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है, या फिर अगला है इससे विविध संसाधनों की आवश्यकताएं होती हैं, या फिर अगला ऑप्शन है बच्चे प्रयोजन करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं, या फिर अगला है यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ईवीएस शिक्षण अधिगम का प्रयोजन प्रक्रम लाभकारी है, क्योंकि वह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर
प्रदान कराता है। अब अभिसारी चिंतन का मतलब दोस्तों एक ही चीज़ को अलग अलग प्रकार, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो आपके अभिसारी चिंतन होते हैं, क्योंकि उसमें बालक कई प्रकार से थिंकिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है समस्या को, पहला है समस्या को परिभाषित कीजिए, क्रियाकलाप के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, समस्या का विश्लेषण कीजिए। अब इसको आपको सही क्रम बताना है। कुछ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए डी बी सी, दूसरा है ए बी सी डी, तीसरा है डी सी बी ए, या फिर चौथा है ए डी सी बी। इसमें जो कि सही आंसर होगा दोस्तों ए डी बी सी। सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले आप समस्या को परिभाषित कीजिए। पहले आप समस्या को परिभाषित करेंगे, फिर उसको समस्या का विश्लेषण कीजिए, फिर उसके बाद दोस्तों क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, फिर जो अगला है दोस्तों सी, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से संसाधन का सही समूह संसाधन का उदाहरण कौन से हैं, संसाधन का सही समूह चुने। ऑप्शन है पहला विद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित्र। अगला है दोस्तों बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। अगला है विश्वविद्यालय, अवशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस। या फिर अगला है मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत, रेडियो। इसमें जो कि आपका सही होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेंगे सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण में कौन से हैं, तो फिर वह होगा आपका बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक और माता पिता। ऑप्शन बी